आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं जयपुर के अंदर। जिस तरीके से बूंदाबांदी का दौर जारी है उससे जयपुराइट्स खुश हैं क्योंकि गर्मी से राहत मिली है। हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके की गर्मी देखी गई और रात में भी तापमान 40 डिग्री को क्रॉस कर गया, उन सबके बीच में यकीनन ये बारिश की बूंदें राहत लेकर आई है, मौसम में थोड़ी ठंडक लेकर आई है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम देख रहे हैं जयपुर के अंदर मौसम अचानक जो बदला है और ये मौसम जो है इसको हम कह सकते हैं बड़ी राहत और आफत दोनों चीज़ों को लेकर आया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी, उनसे बात करते हैं कि निर्मल जी, आज का मौसम अचानक बदला है, कैसे देखते हैं इस मौसम को और साथ में जो उमस और जो भीषण गर्मी की तपन थी उससे कितनी राहत मिलेगी लोगों को? देखिए विकास, वैसे तो इसको प्री मानसून शावर आप कह सकते हो, क्योंकि राजस्थान में हम अगर बात करते हैं मानसून आने की तो वो 18 से 24 जून के बीच आता है और उससे एक सवा महीने पहले प्री मानसून शावर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो प्री मानसून शावर के हिसाब से तो ये राहत है। राहत इसलिए कि पारा राजस्थान में, खासकर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पारा 40 से 45 डिग्री के आसपास था। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो पारा 45 से 48 डिग्री के बीच में चल रहा था, जो झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी। आम आदमी इससे परेशान था। मौसमी बीमारी, चूंकि आप तो मेडिकल देखते रहे, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आप लंबे समय से देख रहे हैं, आपको पता है कि इस तरह का मौसम जब इतनी गर्मी में अगर बरसात होती है तो निश्चित तौर पर मौसमी बीमारी उसमें घर कर लेती है। कोरोना एक बार वापस से धीरे धीरे जैसे पैर पसार रहा है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, खासकर दांत गाज खुजली जैसी बीमारियां इस मौसम में होती रहती हैं। लेकिन अगर खेती किसानी से सीधे तौर पर बात करें तो खेती किसानी को इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें ना तो पढ़ाई की जा सकती, ना गुड़ाई की जा सकती, ना नराई की जा सकती, क्योंकि फसल का समय नहीं है। राजस्थान में ऐसा होता है, अपेक्षाकृत हम देखते हैं तब कि जून के आखिर में लोग अपने खेतों को संभालते हैं, नलाई गुड़ाई करते हैं, क्योंकि मानसून का सीजन होता है और उसके बाद बुआई का काम शुरू होता है, जो कि खरीफ के लिए बुआई होती है। और खरीफ की बुआई का जो समय है वो सितंबर अक्टूबर के आसपास वो शुरू होता है। लेकिन अब इसको हम मौसम के लिहाज से देखें तो मौसम के लिहाज से चूंकि पश्चिमी विक्षोभ बना है, तो पश्चिमी विक्षोभ बनने का मतलब है इसका असर अगले 48 से 72 घंटे तक रहना है और 48 से 72 घंटे तक पूर्वी राजस्थान के साथ साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में तेज बरसात, जैसे इस समय हो रही है, ओले गिर सकते हैं, तेज बरसात हो सकती है। तो निश्चित तौर पर इसमें आम आदमी को तो राहत मिलेगी, लेकिन किसान को किसी तरह की राहत नहीं है। एक आम इंसान के लिए भी दूसरी तरीके से आफत भी हो सकती है, क्योंकि मौसमी बीमारी इसको घेर लेंगे। एक बहुत बड़ी बात, इस वक्त राजस्थान जो है भीषण गर्मी के बीच में बिजली कटौती की मार से जूझ रहा था। आप देख सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर बिजली कटौती की मार झेलनी पड़ रही है, किसानों को कटौती की मार झेलनी पड़ रही है। इस तरह की जो बरसात हुई है, इस तरह से मौसम बदला है, इससे कितना बिजली का लोड, हालांकि बिजली के मामले में यह है कि इस वक्त इंडस्ट्री का रोड जो है वो कटा हुआ है और बड़ा विवाद भी इसमें राजनीतिक तूल पकड़ा हुआ है। तो ऐसे में देखते हैं कितना राहत मिल पाई थी कि उस बिजली की डिमांड से भी। देखिए, कल विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरह से ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी को पत्र लिखा, उसमें भी यही था कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। 79 साल बाद ये हकीकत में बदल सका है, उद्योग का दर्जा। ऐसे में आप पर्यटन इकाइयों को उत्पादन या निर्माण इकाइयों से नहीं जोड़ सकते, तो वहाँ बिजली कटौती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इतनी नाराज भी, उन्होंने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा पर्यटन मंत्री के तौर पर। आखिर उनकी बात को सुनी गई, सूबे के मुखिया तक भी बात पहुंची, ऊर्जा राज्य मंत्री तक भी बात पहुंची और आज उन आदेशों को वापस ले लिया गया। लेकिन ये बात सही है विकास, और मैं जैसे पहले भी कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बात करें या ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो आपसे ज़्यादा कोई इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लंबे समय से, आपको 1.5 दशक से ज़्यादा हो गया इसको देखते हुए। बड़ी बात यह है कि इस महीने में बिजली कंपनियों को भी आज राहत मिलेगी कि प्री मानसून शावर हो रहा है, पश्चिमी विक्षोभ उससे हो तो उससे बिजली की डिमांड घटेगी। बिजली की डिमांड घटेगी तो नेचुरल उसकी सप्लाई आम जनता को, क्योंकि कटौती की मार तो देखो अघोषित रूप से हर जगह कटौती की मार झेलनी पड़ रही है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए विकास, एक बात तो है कि मौसम को अगर हम देखते हैं पूरी तरह से तो जो हमारा जो चौमासा है, 4 मास की जो ऋतुओं की जो व्यवस्था हुई है, तो 4 मास होना भी चाहिए, गर्मी भी पड़नी चाहिए। गर्मी नहीं पड़ेगी तो मानसून कमजोर रहेगा, मानसून कमजोर रहेगा तो अगर हम भूगर्भ की बात करें, भूजल का रिचार्ज नहीं हो सकेगा। हम अगर वाटर हार्वेस्टिंग ढांचे जितने लगा रहे उनकी बात करें तो बहुत लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस महीने में बारिश भी ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बिजली कंपनियों को राहत मिली है, आम जनता को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन इस रूप में आम जनता आहत होगी कि उसको फोड़े फुंसी जैसी छोटी बीमारी से लेकर मौसमी बीमारियां उसको घेर सकती हैं। तो मैं निर्मल जी अगर रोकना चाहूँगा, ये राहत आपने बताई, लेकिन बहुत बड़ी आफत मौसमी बीमारियां खास तौर पर वो बीमारियां जो कि सीधे तौर पर बच्चों को, बुजुर्गों को इस वक्त परेशान कर रही है। चाहे वो बात करें हैजा की, चाहे वो बात करें उल्टी दस्त की, चाहे वो, क्योंकि मौसम बदलता है तो दिनचर्या जो है हमारी बदल जाती है, खान पान हमारा बदल जाता है, तो उसमें कितना सावचेत होने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से मौसमी बीमारियां फैली हुई है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने विकास कही और आपकी सवाल में ही आपका जवाब भी था कि आम जन को सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क इस मायने में
क्योंकि जब बेमौसम बरसात होती है, और बरसात ही नहीं, अगर मौसम बदलता है, सर्दी के मौसम में अगर गर्मी पड़ेगी, गर्मी के मौसम में अगर सर्दाना माहौल रहेगा, तो निश्चित तौर पर हमारी बॉडी उसको कंडीशन उस हिसाब से नहीं करती है, क्योंकि एक ऋतु चक्र बना हुआ है। अगर हम हमारी व्यवस्था की बात करें तो कि पतझड़ के बाद वसंत भी आना है, सर्दी गर्मी होनी है, वर्षा ऋतु भी होनी है, तो ऋतु चक्र अगर अपने समय से चल रहा है तो निश्चित तौर पर मानव शरीर को भी और मानव से जुड़ी हुई जितनी भी गतिविधियां, चाहे वो प्राकृतिक संरक्षण की बात करें, खेती बुआई की बात करें, सब में फायदा है। लेकिन ऋतु चक्र गड़बड़ाता है तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा प्रकृति इंसान से ही वसूलती है, और इंसान के साथ साथ वन्य जीवों, पशु पक्षियों से भी वसूलती है। क्योंकि बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि होगी, अभी ओलावृष्टि की स्थिति है, ओलावृष्टि होगी तो निश्चित तौर पर बहुत सारे पक्षी मारे जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां बहुत सारी फैलेंगी। सरकार को अब देखना यह है कि बेमौसम जो ऋतु चक्र गड़बड़ा है, इसको ध्यान में रखते हुए कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए, आकस्मिक प्लान, कि अगर बरसात हुई तो हम किस तरह से मौसमी बीमारियों से निपटेंगे। बरसात हुई तो हम जो एमएसपी पे इस समय खरीद चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर, एमएसपी पे खरीद चल रही है, तो आपके पास इतना बारदाना और गोदाम है, आपके पास बारदाना और गोदाम है कि आप उस फसल को सुरक्षित, उस पैदावार को, किसान अपनी गाड़ी कमाई को अगर वहां लेके जा रहा है अपनी फसल को, उसने खून पसीना एक किया, अगर उसको बारदाना नहीं मिलता, उसको गोदाम नहीं मिलता, उसकी पैदावार भीगती, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बहुत सारी चीजों को देखना होगा। लेकिन हम तो ईश्वर से भी यही कामना करते हैं और आम जन को समझाने की कोशिश करेंगे कि ऋतु चक्र में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो आपको खुद को सावधान रहने की जरूरत है। सरकार को भी कंटिजेंसी प्लान बनाने की जरूरत है। किसान को इससे कोई फायदा नहीं है, आम जन को राहत जरूर है। इस राहत को तो आप कम से कम एंजॉय कीजिए। विकास, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ब्यूरो चीफ ने एक एक बिंदु और बताया कि बिल्कुल विकास, अगर मुमकिन है एक और सवाल कीजिए, क्योंकि वो मौसम की फितरत को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, तो पूछिए जरा, जो प्री मानसून है, जो ये शावर है, जिस तरीके से बूंदे बरस रही हैं, इससे मानसून का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके का मानसून रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल एक सवाल और है कि जो मौसम बदला है, इससे आगे आने वाले दिनों में किस तरह का बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर मौसम की बात करें, मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो जितने भी जो अपडेट्स आए उनकी बात करें, तो ये पश्चिमी विक्षोभ का असर है, और ऐसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है विकास, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते रहेंगे अभी, यानी आने वाले एक पखवाड़े तक इस तरह के डिस्टर्बेंस बनेंगे तो उसका फर्क, उसका असर ये पड़ेगा कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो भी एक चक्रवाती परिसंचार जो उठता है, उसका नतीजा है कि बहुत तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, प्री मानसून शावर का टाइम है। अब ये 10 मई से लेकर 20 जून का वक्त ऐसा होता है जब प्री मानसून बरसात गिरती है, तो इसके लिए तैयार तो हम थे, लेकिन जिस तेजी से ये बरसात हो रही है, बार बार ये अगर मौसम विज्ञान विभाग को बताना, सावचेत करना होगा कि ला नीनो की स्थिति बनी है, मानसून आपका कमजोर या औसत रह सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। एक अंतिम सवाल ये भी कि क्या मानसून इस बार जल्दी आ सकता है? देखिए, जिस तरह का ऋतु चक्र है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं प्री मानसून शावर पहले से पड़ना शुरू हो गया था। आप देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से राजस्थान में जगह जगह खंड वृष्टि का जो स्थिति देखने को मिली है, ओलावृष्टि हुई है, खंड वृष्टि हुई है, तो कह सकते हैं कि मानसून जो 18 से 24 जून के बीच में दक्षिण राजस्थान के, क्योंकि इसको झालावाड़ को गेटवे माना जाता है मानसून का राजस्थान में, तो जरूरी नहीं है कि इस बार झालावाड़, पिछली बार जब जोधपुर से प्रवेश कर गया था, उससे पहले बांसवाड़ा से प्रवेश कर गया था, हो सकता है कि इस बार मानसून, क्योंकि जिस तरह से अभी, हालांकि केरला से जब दक्षिण हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, वहां से मानसून उठता है, और उसकी जो उत्तरी रेखाएं वो ऐसे सराउंडिंग में इस तरह से चलती हैं, तो हो सकता है कि 18 जून से पहले या 18 जून के आसपास ही आपको राजस्थान में मानसून प्रवेश कर जाए। लेकिन मानसून कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इसको लेकर अभी थोड़ी सी गफलत की, उहापोह की स्थिति है, क्योंकि लानिनो की स्थिति बताइए, लानिनो की स्थिति में समुद्र तल का तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है तो या तो मानसून औसत रहता है या मानसून कमजोर रहता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है हमारे ब्यूरो चीफ ने कि इस बार जो मानसून है वो थोड़ा जल्दी आ सकता है, और ये जो जल्दी आ सकता है मानसून, उसके और भी। बिल्कुल विकास, शुक्रिया तस्वीरें वहां से दिखाने के लिए और बेहतरीन जानकारी निर्मल तिवारी के जरिए पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने सब कुछ समझाया। उन्होंने समझाया कि भाई जो ये प्री मानसून है, जो ये शावर है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि मानसून बेहतरीन रहने वाला है। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम जी जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका सर फर्स्ट इंडिया पर। जी, थैंक यू आपका। सर बताइए, जो ये झमाझम बारिश हो रही है, इसको हम मौसम साइकिल के साथ जोड़ें तो किस तरीके से देखें? देखिए, अभी पिछले 24 घंटों से राजस्थान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ इलाकों में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये सिस्टम एक्टिव हुआ है, और कल भी कुछ इलाकों में थंडर और रेन हुई थी, लेकिन आज जो है वो पूरी तरह से राजस्थान के ज्यादातर भागों में एक्टिव है, काफी इंटेंस सिस्टम है जी। तो समर सीजन में जब कभी भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो और विंड के साथ में सफिशिएंट मॉइस्चर सप्लाई यदि अरेबियन सी से, साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी यदि हो, तो ऐसा सीवियर थंडरस्टॉर्म, रेन, आंधी वगैरह इस टाइप की एक्टिविटी होने के लिए काफी कंडीशन फेवरेबल रहती है। और पहले भी इस टाइप की एक्टिविटी हमने देखा है समर सीजन में, जब कभी भी इस टाइप से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होता है
तो इस टाइप का एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व होती है। तो कुल मिलाकर जो है वो ये एक प्री मानसून यानी समर सीजन में होने वाले आंधी बारिश की एक्टिविटीज है जी। और मानसून के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि जोड़े तो मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। आप ये कह रहे हैं कि सर इसको प्री मानसून ना कहें, सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहें? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो साधारण नॉर्मली जो हमारे गर्मी के सीजन में आंधी बारिश की एक्टिविटीज जो होती है जी। ये वही सिस्टम है। इसमें कोई मानसूनी विंड्स का या मानसून हवाओं का जो मॉइस्चर है या हवाओं का कोई अभी तक रोल प्ले नहीं है, क्योंकि अभी मानसून इंडियन लैंड पे पहुंचा भी नहीं है, अभी जी। बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में ही बना हुआ है। तो अभी ये मानसून का इसमें अभी इन्वॉल्व नहीं है, कोई रोल नहीं दिखाई दे रहा है। सर और अंतिम पूरी सवाल तरह से आपसे, वेस्टर्न प्री डिस्टर्बेंस। मानसून राजस्थान में कब हिट करेगा, कहां से हिट करेगा और मानसून कब से शुरू होगा? देखिए इसके बारे में मौसम विभाग ने पहले से ही अपडेट दिया हुआ है। सबसे पहले यदि बात करें तो ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले केरल में मानसून पहुंचता है और अभी तक नहीं पहुंचा है। वहां पे नॉर्मली 1 जून को पहुंचना चाहिए औसतन, लेकिन इस बार 4 जून को यानी 3 दिन की देरी से पहुंचने की संभावना बनी हुई है जी। आप बात करें यदि राजस्थान की, तो राजस्थान में करीब 25 दिन देर से, मतलब कि जब केरल में मानसून पहुंचता है तो उसके बाद 25 दिन की बाद में यूं कह सकते हैं कि मानसून का औसतन पहुंचने का टाइम होता है। मतलब 25 जून को मानसून पहुंचने का नॉर्मल डेट है। बट जी। अभी इस साल क्या रहेगा इसके बारे में कहना भी मैं कहूंगा कि अभी जल्दबाजी है, क्योंकि मानसून एक बार केरल में पहुंचे उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसके आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस कैसी है। तो ईयर टू ईयर वेरिएशन होता है, डिपेंड करता है कि जब ऑनसेट फेज में एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है। जी। अब ये कह रहे हैं सर कि ये भी मुमकिन है कि पूरे जून के अंदर मानसून राजस्थान में हिट ही ना करे? देखिए ये कहना भी मैं वही कर रहा हूँ कि अमूमन जून के लास्ट सप्ताह में ही मानसून साउथ ईस्ट राजस्थान से एंटर करता है, और इस बार कब करेगा या देरी से करेगा या जल्दी करेगा मैं समझता हूँ कि अभी इसमें जल्दबाजी होगा। एक और नया अपडेट जो है मानसून के ऊपर में, वो मौसम विभाग नई दिल्ली हेडक्वार्टर के द्वारा जल्दी, मतलब मई के लास्ट वीक में या मई के एंड होने के टाइम जरूर एक और सेकंड अपडेट होगा। उसमें डिटेल्ड विवरण रहेगा मानसून का आने के बारे में। इसके अलावा मानसून का मंथ वाइज परफॉर्मेंस क्या रहेगा, क्षेत्रवार क्या रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है सर, एक और सवाल आपसे, क्योंकि आपने कहा कि भाई जून के अंतिम सप्ताह के अंदर मानसून राजस्थान में हिट करता है। सर इस बार द्वार क्या रहेगा, कहां से एंट्री करेगा, और दूसरा प्री मानसून कितने सप्ताह पहले हिट होती है? देखिए मानसून का जो प्रवेश है साउथ ईस्ट राजस्थान से, यानी कोटा और जो उदयपुर संभाग है वहां से ही नॉर्मली मानसून का एंटर होता है। और यदि टेक्निकली देखें तो मानसून की जो अरब सागर की ब्रांच है वो मानसून को एंटर कराती है साउथ राजस्थान से। और कभी कभी क्या है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली यदि मानसूनी विंड्स यदि स्ट्रांग हो, ईस्टर्ली विंड्स, तो हो सकता है समटाइम्स भरतपुर डिवीजन की तरफ से भी मानसून का एंटर हो सकता है जी। तो बिल्कुल भी मैं ये कहूंगा कि ये चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो पाएगी जब हम मीडियम रेंज में आएंगे, कम से कम 1 वीक 10 दिन तक का जब इंटरवल लीड टाइम रहेगा, तो उस दौरान ये कह पाने में सक्षम होंगे कि अगले 10 दिन 15 दिन में क्या सिचुएशन है। मुझे लगता है कि अभी करीब करीब 1 महीना का टाइम पड़ा है और इसके बारे में एग्जैक्ट बता पाना कि कौन उस टाइम क्या कंडीशन होगी, ये अभी मॉडल फोरकास्ट में भी ज्यादा रिलायबल नहीं है। सर जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश हो रही है, ये कितने दिन रहने वाली है, और क्या एक बार फिर से जो राजस्थान में अमूमन होता है, क्या भयंकर गर्मी आम आदमी को झेलनी पड़ेगी या इस बार थोड़ी राहत है? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी जो सिस्टम एक्टिव हुआ है इसका असर आज यानी 24 तारीख को और 25 को तो सबसे ज्यादा असर रहने वाला है। यानी ज्यादातर जो पार्ट्स हैं, केवल उदयपुर डिवीजन और जो एक्सट्रीम साउथ राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर इलाकों में इस टाइप का बारिश आंधी का सिस्टम रहेगा। 25 तारीख को भी इसी टाइप से आंधी बारिश की एक्टिविटी जारी रहेगी, लेकिन 26-27 को देखेंगे कि कुछ कम जरूर होगा, लेकिन पूरी तरह से ड्राई होने के चांसेस नहीं है। नॉर्थ राजस्थान में छुटपुट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो अगले 3-4 दिन जारी रहेगा। और इसके बाद एक और 28-29 मई को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, उससे फिर से इस टाइप से आंधी बारिश में बढ़ोतरी। तो अभी मतलब जो मई का जो अभी जो बाकी दिन है या लास्ट जो सप्ताह है, इसमें अभी ड्राई होने के चांस नहीं है। तापमान आप देखेंगे 40 से नीचे आ जाएगा। कहीं हीट वेव का फिलहाल अगले 1 सप्ताह में चांस नहीं है।
शुक्रिया राधेश्याम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और मौसम को लेकर जो भी साइंटिफिक पहलू है उसको सही तरीके से बताने के लिए। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं विनोद शास्त्री जी जुड़ गए हैं। विनोद शास्त्री जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है सर कि शायद पिछले साल ही 9 तपे से पहले हम प्रोग्राम कर रहे थे और आपने कहा था कि 9 तपा में अगर गर्मी ना पड़े तो मान लीजिए कि मानसून अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो गर्भ की गर्मी ही तय करती है कि मानसून कैसा रहेगा। सर अब इस बार तो यह है कि बारिश पहले हो रही है और कल से 9 तपा शुरू हो रहा है और पूरे 9 तपे में भयंकर गर्मी पड़ने के आसार नहीं, क्या कहेंगे सर? ये कल रात्रि 9 बजे से 9 तपा है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में आता है उससे 9 दिन तक 9 तपा रहता है। तो 9 तपे में रात्रि को यदि अंधड़ आता है, बारिश आती है, तब तो किसी तरह का विशेष प्रभाव नहीं रहता है आने वाले संवत पर। लेकिन दिन में यदि बरसात आती है तो फिर संवत अच्छा नहीं रहता है। एक एक दिन 15-15 दिन के बराबर होते हैं। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, ये इन 4 महीनों में विशेष रूप से बारिश होती है। और इस वर्षा ऋतु के 15-15 दिन का एक एक दिन होता है। और जिस दिन बारिश आती है उस महीने के उस पक्ष में कम बारिश उस क्षेत्र में होने की संभावनाएं लगती हैं। लेकिन जब 9 तपा होता है उससे एक दिन पहले यदि बारिश आती है तो वो बहुत अच्छे संकेत देता है। लेकिन 9 तपा के अंदर यदि अंधड़ आता है तो फिर न्यून वर्षा के योग बना देता है। लेकिन ये हर पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए नहीं, जिस क्षेत्र में अंधड़ आता है उस क्षेत्र में वैसी स्थितियां बनाता है। इसके अलावा विनोद शास्त्री जी, अभी हम होते हैं। विनोद शास्त्री जी राधेश्याम जी थे, मौसम विभाग से थे, निदेशक थे, वो कह रहे थे कि भाई अभी 2-3 दिन तो ऐसे ही हालात रहने हैं और 28 तारीख से एक बार फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और पूरे इस मई के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, इसकी संभावना नहीं है। मतलब 9 तपा इस बार सामान्य ही रहेगा सर? नहीं, पर जैसे बीच में यदि आता है तो ये क्या खंड वृष्टि के योग बनाता है कि बारिश हो, फिर बीच में कुछ समय बारिश ना हो और फिर उसके बाद में फिर बारिश हो। इसी के साथ क्या होता है कि 9 तपे में अलग अलग समय पर अलग अलग बारिश के फल होते हैं कि सायंकालीन है, प्रातःकालीन है, मध्याह्नकालीन है, अर्धरात्रि के बाद है। तो ये जो जब अंधड़ आते हैं इनका 9 दिन की कैसी स्थिति है, 9 दिन के उस अध्ययन के बाद में फिर 9 तपे का फिर पंडित लोग फल बताते हैं कि आगने वाला संवत किस तरह का होने वाला है। तो अभी संभावनाएं जिस तरह की बनी हुई है उससे तो यह है कि संवत पर थोड़ा बारिश कम होने की सी संभावनाएं बनेंगी यदि बीच में अंधड़ और बारिश दिन में आती है तो। लेकिन रात्रि में आती है, सायंकाल के बाद आती है, तो वो इतना विशेष प्रभावित नहीं करेगी। जी अच्छा विनोद जी, एक और चीज़, क्योंकि अमूमन हम ये बात करते हैं कि भाई 9 तपा है, अपना ख्याल रखिएगा, पेय पदार्थ पीते रहिएगा, बाहर निकलें तो सर को ढककर रखिएगा, लेकिन 9 तपा ज़रूरी है, ये क्यों है, इसको ज़रा समझाइए सर। ये क्या रोहिणी नक्षत्र होता है? ये रोहिणी नक्षत्र विशेष रूप से वर्षा का गर्भकाल होता है। और जब गर्भकाल होता है तो इसमें गर्भकाल के 4 खंड बनाए गए हैं। तो इसमें यदि वर्षा आ जाती है तो गर्भपात माना जाता है। और जब गर्भपात हो जाता है तो फिर आगे संवत अच्छा होना नहीं सिद्ध होता है। इसलिए ये जो 9 दिन है ये तपते हैं, यदि गर्म होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो फिर संवत बहुत अच्छा होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो फलादेश देते हैं वो हवा के प्रवाह और उष्णता, कहाँ कहाँ उष्णता है और आर्द्रता है, इन्हीं को लेके आज के मौसम वैज्ञानिक भी फलादेश देते हैं। और इन्हीं चीजों को हम नक्षत्र, सूर्य और अन्य ग्रहों के आधार पर देख करके इन 9 तपा में और उसके बाद में फिर फलादेश देते हैं। तो ये 9 तपा यदि तपता है तो आम आदमी के लिए भी इसमें सावधानी का तो संकेत है कि रोहिणी नक्षत्र में जो प्रखरता रहती है सूर्य की, तो उस प्रखरता के बीच में दिन की यात्राओं की विशेष वर्जना होती है। कृषि कार्य को भी दोपहर बाद करने की वर्जना होती है। अन्य बच्चों, बालकों के लिए और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानी की जरूरत रहती है। तो ये तो शास्त्रीय व्यवस्था व्यवहारिक भी है जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसको ज्योतिष की नजर से समझाने के लिए। हमारी सहयोगी आयुषी जुड़ गई हैं। आयुषी, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मौसम राजधानी का जब खुशनुमा होता है तो फिर सैलानियों के साथ जो जयपुराइट्स है वो अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव करते हैं।
और बिल्कुल देखिए विजेंद्र, तस्वीर में आपको दिखाती हूँ, राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये माहौल आप देखेंगे, तस्वीरों के माध्यम से आप नहीं समझ पाएंगे, पर यकीन मानिए हवाएं, ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। बूंदाबांदी लगातार अब होने लगी है। इससे पहले तेज बारिश भी हुई थी, ओलावृष्टि भी हुई थी और ऐसे के अंदर जो सैलानी हैं, कहा जा सकता है कि जो पर्यटक यहाँ पर आए हैं उनको तो मज़ा आ ही रहा है, बल्कि साथ ही में जो जयपुराइट्स हैं, जो जयपुर के वासी हैं, वो भी इंजॉय करते काफ़ी नज़र आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं विजेंद्र, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सुबह से अगर हम बात कर रहे हैं तो सुबह सबसे पहले तेज़ धूप देखी जा सकती थी, उसके बाद में अंधड़ जैसी स्थिति बनी, अंधड़ के बाद के अंदर हल्की हवा चलना शुरू हुई और उसके बाद में एक तेज़ बारिश और बारिश के बाद में अब ये तेज हवाओं का दौर जो शुरू हो गया है। मेरे साथ सहयोगी पूजा भी लगातार मेरे साथ में मौजूद है। पूजा, ये जो मौसम है राजधानी जयपुर का, पर्यटकों के लिए खुशी की लहर लेकर के आया है, जयपुर वासियों के लिए खुशी की लहर लेकर आया है, क्योंकि उमस भरी गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है उनको। देखिए आयुषी, पिछले कुछ टाइम से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, बार बार सक्रिय हो, जिसकी वजह से मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी, पर आज 10 बजे से मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशनुमा है, बहुत सुहाना हो चुका और इससे पर्यटक जो है वो अट्रैक्ट होंगे, घूमने जाएंगे। नाहरगढ़ जैसी जो हमारे जयपुर में जगह है वहाँ पर्यटक देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल देखिए विजेंद्र, जैसा कि पूजा भी बता भी रही थी कि किस तरह से नाहरगढ़ जैसी जगहों, क्योंकि अगर राजधानी जयपुर की अगर बात की जाती है ना, तो पर्यटन स्थल यहाँ पर इतने हैं कि आप घूमते घूमते थक जाएंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पर इतने हैं और उसी का लुत्फ उठाते अंदर आएंगे। प्रमुख स्थलों की मैं बात करूँ, जल महल की बात करें, हवा महल की बात करें, नाहरगढ़ हो गया, जयगढ़ हो गया, आमेर फोर्ट हो गया, यहाँ पर कतारें मैं आपको बता सकती हूँ कि देखने को मिलने वाली है, क्योंकि उत्साह आज डबल पर्यटकों के अंदर देखने को मिलेगा। और ना सिर्फ पर्यटकों में शुक्रिया। और एक तस्वीर हमने देखी जिसमें शायद माँ और बेटे हैं जो छतरी के साथ एंजॉय करते हुए बारिश के मौसम में स्टैच्यू सर्किल के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं।